अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं पलविशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में ईसा लैब की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आजकल नेचुरल डिज़ास्टर जो है पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुके हैं और अचानक ही इतलात मौसूल होती हैं कि पाकिस्तान के किसी कोने में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अक्सर और बेशतर कराची में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो नेचुरल डिज़ास्टर कुछ भी कहीं भी और कभी भी आ सकता है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, ये सेगमेंट है, ये इसी हवाले से है। हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर की बात करने वाले हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर फ़हाद हामिद, जो कि एमरजेंसी मेडिसिन एंड डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं और 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है और कितने टाइप का हो सकता है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली जो डिज़ास्टर होता है एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जी। और या हम ये कह सकते हैं इट्स अ वेरी ग्रेट मिसफॉर्च्यून। एक ऐसा इवेंट कि जिसके टाइमिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इससे इंसानी जान जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसको हम कहते हैं डिज़ास्टर। जी। क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और क्योंकि वर्ड डिज़ास्टर इटसेल्फ लोगों ने तो सुना है कि जी डिज़ास्टर होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली डिज़ास्टर क्या चीज़ होती है। जी। इसमें एक तो इंसानी जानों का ज़िया होता है, उसके अलावा आपकी जितनी भी अमलाक होती हैं जो आपके उनको नुकसान होता है, उसके अलावा जो है इकनॉमिक आपका नुकसान होता है और इन्वायरमेंटल लॉस होता है। तो इस चीज़ को हम जो है वो डिज़ास्टर कहते हैं। ठीक। और डॉक्टर, डिज़ास्टर कितने टाइप का हो सकता है? जी देखें, डिज़ास्टर्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा होता है आपका मैन मेड डिज़ास्टर और तीसरा होता है हाइब्रिड डिज़ास्टर्स। ये 3 डिज़ास्टर्स में कैटेगराइज करते हैं। अब हम इनको मज़ीद सब कैटेगराइजेशन के अंदर लेकर आते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर आपके अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, आपके वॉल्केनोज इरप्शन आ जाती है, आपके फ्लड्स आ जाते हैं, इवन के रॉक फॉल्स जो ऊपर से तोदे गिरते हैं, चाहे वो बर्फ़ के हों या उसके अलावा रॉक्स हों। उसके अलावा आपकी तमाम एपिडेमिक डिजीज़ जिसके अंदर आपके मलेरिया, टाइफॉइड, इवन के HIV इन्फेक्शंस, आजकल कोविड जो इस वक्त है ये पेंडेमिक इशू है, इसके अलावा डेंगी, ये सब चीज़ें एक डिज़ास्टर के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स में मज़ीद जो है वो स्ट्रॉम्स हैं, टॉर्नेडोज़ हैं, उसके अलावा जो है हरिकेन्स हैं, उसके अलावा सुनामीज़ हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है जब बर्फ़ ऊपर से गिरती है जिसको हेल स्टॉर्म कहते हैं, वो हमारे पास है। उसके अलावा हीट वेव, कोल्ड वेव, ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेचुरल डिज़ास्टर को आइडेंटिफाई करती हैं, उसकी टाइप को। ठीक। अब आ जाए हम मैन मेड डिज़ास्टर्स पे। मैन मेड डिज़ास्टर इटसेल्फ खुद डिफ़ाइन हो रहा है कि जो इंसानों का बनाया हुआ एक डिज़ास्टर है। जैसे कि उसके टाइप्स में, उसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं चीज़ें। न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स हैं, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर वॉर है। उसके अलावा आपकी बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्सप्लोजन्स हैं। उसके अलावा आपके एक्सीडेंट्स हैं। एक्सीडेंट्स के अंदर जो है वो 3 किस्म के एक्सीडेंट्स आ रहे हैं, जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हैं, कार एक्सीडेंट्स भी हैं, उसके अलावा आपके एयर क्रैश एक्सीडेंट्स भी हैं। ये सारे उसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स आते हैं जो हम केमिकल स्पिल्स का सुनते हैं। इवन के जो है उसके अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर एक शिप या एक कंटेनर जो है वो पानी के अंदर उसका वो गिर गया है, तो वहाँ पर जारी बात है केमिकल स्पिल्ड हो जाएगा और वो पूरा वाटर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग्स हैं कि अचानक एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ये मटेरियल डिस्ट्रक्शन इसमें हम इसको शुमार करते हैं। उसके अलावा गैस लीकेज है कि कोई भी गैस अगर लीक हो गई। और उसके अलावा जो सबसे आखिरी चीज़ है वो स्टैम्पीड है, जो हम लोग अक्सर और बेशतर सुनते हैं कि मक्का में स्टैम्पीड हो गई और बहुत सारे लोग वहाँ पर इंतकाल कर गए। तो ये दैट इज़ ऑल्सो अ डिज़ास्टर। अच्छा, जो लास्ट टाइप है डिज़ास्टर की वो बेसिकली है हाइब्रिड डिज़ास्टर। अब हाइब्रिड डिज़ास्टर इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर और उसके साथ साथ मैन मेड डिज़ास्टर का एक कॉम्बिनेशन है। इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल ये है
कि अगर हम एक जंगल के अंदर दरख्त काटते हैं और वहाँ पर दरख्त काटने के बाद वहाँ की मिट्टी नरम हो जाती है और कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से अगर वहाँ पर एक बारिश आ जाए तो अचानक वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। तो ये मैन मेड डिज़ास्टर भी है और कुदरती आफात के साथ मिलकर एक हमने ये डिज़ास्टर बनाया है जिसको हाइब्रिड डिज़ास्टर कहते हैं। ठीक। डॉक्टर, इनकी फेजेस भी होती हैं या ये नेचुरल डिज़ास्टर सिर्फ एक लेवल तक होते हैं? देखें, इनके जो फेजेस हैं असल में इस 4 फेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला फेज़ जो है वो मिटिगेशन फेज़ कहलाता है, दूसरा फेज़ जो है वो प्रिपेयर्डनेस फेज़ कहलाता है, तीसरा रिस्पॉन्स फेज़ है और रिकवरी फेज़ है। ये 4 फेजेस के अंदर हमारे जो है इसको हम डिज़ास्टर को डिवाइड करते हैं और इन सब के मिशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक जी। तो डॉक्टर, ये अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो तो उसका ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जी, बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो जब एक डिज़ास्टर होता है तो जो एक इंसान के लिए सबसे पहले 2 बहुत बड़े बड़े फियर फैक्टर होते हैं। एक तो ये कि उसको फिज़िकल इंजरी का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और दूसरा उसकी ख़ुद की जान का ख़तरा होता है। तो बेसिकली अ पर्सन इज़ फेसिंग अ डेंजर ऑफ डेथ डेफिनेटली, और उसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है क्योंकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सडन एकदम ये डेवलप्ड होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो डेफिनेटली वो कुछ सेकंड्स पहले पता लगता है मेट ऑफिस को और वो उसके ऊपर कोई भी फ़ौरन से रिस्पॉन्स नहीं होता। मगर जब अर्थक्वेक आ रहा होता है तो लोगों के अंदर एक बहुत फियर फैक्टर होता है और ये ट्रॉमा कई मुद्दतों, यानी आप ये समझ लें कि इवन के 40-40, 50-50 साल के बाद भी वो ट्रॉमा वो रहता है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर एक इंसान इतना ज़्यादा मेंटली अपसेट होता है कि वो अपने आप को फिज़िकल अब्यूज़ कर सकता है। इवन के लोगों में मैंने ये भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसकी स्मोकिंग एक्सेस हो जाएगी, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसकी ड्रग्स जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये सारे मामलात इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक। डॉक्टर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, मैं अक्सर अपने जो प्रोग्राम में वो ये जुमला ऐड करती हूँ कि इंटीरियर साइड पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और पाकिस्तान में नेचुरल डिज़ास्टर की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों को सैलाब या फिर अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में ये 2 बेसिक डिज़ास्टर हैं जो कि आए रोज़ हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान के किसी कॉर्नर पर जो है वो ये डिज़ास्टर आया है और लोगों ने इसको जो है वो विटनेस किया है। तो अगर अर्थक्वेक या सैलाब की सूरत में पाकिस्तान के आवाम को या फिर इंटीरियर साइड पे या फिर जो लोग इसको फेस करें, जो विटनेस हैं, उनको हिफाजती इक़दाम क्या करने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम इस बात के ऊपर एग्री करेंगे कि हमारे जितने भी इंटीरियर सिंध के अंदर प्रॉपर रिसोर्सेज की कमी है। बिल्कुल सिंध के नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारे रिसोर्सेज की कमी है और डिज़ास्टर एक प्रॉपर जो है एक टीम एफर्ट होता है और इसके अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज़ और बहुत सारी मैन पावर चाहिए होती है और डेफिनेटली जितनी भी नागहानी आफातें हैं वो बताकर नहीं आती और वो एकदम सडन आ रही होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया। तो हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं ना, उसमें चैलेंजेस में सबसे पहले चाहे वो कोई शहर हो या कोई गाँव हो पाकिस्तान का, 4 चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। एक तो क्रॉस एजेंसी कोऑर्डिनेशन के, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी या एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी का कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है कि हम कैसे उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन के तमाम जितनी भी अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल की टीम है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप ना हो, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरे नंबर के ऊपर इंफॉर्मेशन, कि हम टाइम पे कितनी इंफॉर्मेशन और किस लेवल की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। सही। और उसके अलावा एक होता है लॉजिकल चैलेंज। लॉजिकल चैलेंज ये होता है कि जब 2 या 3 एक्सपर्ट्स बैठते हैं तो उसकी एक लॉजिक देते हैं कि एग्जैक्टली ये जो इंसिडेंट हैपन हुआ है या जो डिज़ास्टर हुआ है इसकी वजह क्या है और किस इलाके में हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है और किस तरीके से हमें एक्ट करना है।
तो ये इसका जवाब है। तो डॉक्टर, अगर हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान में आपने बात की इदारों की, तो एनडीएम में ऑलरेडी मौजूद है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है, तो एनडीएम में क्या उन्होंने क्या जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए ऐसे क्या इकदाम किए हैं जो कि इस नेचुरल डिज़ास्टर से अपने अवाम को महफूज रख सकें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के जवाब में पहले एनडीएमए के हवाले से पहले कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एनडीएमए इज़। बेसिकली एनडीएमए जो है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। जी। ये पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। अब ये बेसिकली 2006 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी आफ्टर अर्थक्वेक्स ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड बालाकोट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस जिसको कहते हैं फेडरल अथॉरिटी है जो कि अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रन करती है। और जब से ये इसकी फॉर्मेशन हुई सिंस 2006, आज 15 साल हो गए, तो इसमें हमारी ऑनरेबल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं वो एनडीएमए के चेयरपर्सन होते हैं और चेयरमैन होते हैं। अभी जो इस वक्त करंट हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब। वो इस वक्त इन तमाम तर एनडीएमए के तमाम निज़ाम को वो देख रहे हैं। अच्छा, एनडीएमए पाकिस्तान की काफ़ी स्टार्ट में स्ट्रगलिंग फेजेस में थी, उसके बाद डेफिनेटली बहुत बेहतर हुई और इतनी अच्छी हो गई 2015 में ट्रिब्यून एक्सप्रेस ने अपने एक न्यूज़ चैनल में और अपने एक न्यूज़पेपर में ये कहा कि इट्स वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है एनडीएमए। एनडीएमए की जो सब कैटेगरीज हैं उसमें प्रोविंशियल, अब जैसे क्योंकि हमने कहा कि ये फेडरल इसको कवर कर रहा है, और अब बेसिकली इसमें भी फिर 4 सूबे हैं हमारे जिसके अंदर हम लोग उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलग है, पंजाब की अलग है, खैबर पख्तूनख्वा की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, तो ये सब उसकी सब कैटेगरीज में शामिल होती हैं। अब एनडीएमए बेसिकली बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एनडीएमए ने 2006 से लेकर और अब तक जितने भी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस डाटा है, इवन के 1970s से लेकर अब तक का जितना भी डाटा था, जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए, उनको सारा एक एक्यूमुलेट किया, और उसके साथ साथ फिर अपने आप को मज़ीद ताकतवर उन्होंने किया। लॉजिस्टिक्स ख़रीदी गई, और अब बेसिकली एनडीएमए का काम क्या है? एनडीएमए का काम बेसिकली ये है कि अगर कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो जो सबसे पहली जो अथॉरिटी एक्टिवेट होती है दैट इज़ एनडीएमए। वो फ़ौरन से तमाम जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो उसमें लोग काम कर रहे हैं वो फ़ौरन से तमाम साजो सामान, कंबल, रज़ाई, बिस्तर, तकिए और उसके अलावा जितने भी कुछ ख़ास इक्विपमेंट्स हैं जो उसमें इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और लोगों को सिक्योरिटी और सेफ्टी देने की ज़मानत उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और वो फिर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर उसको उस तरह से मैनेज किया जाता है। और डेफिनेटली जब कभी बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर आ जाए जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो, तो उसमें फिर बाहर से भी हमें हेल्प लेनी पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। हम यूनाइटेड नेशन से हेल्प लेनी पड़ सकती है और हमें WHO से लेना पड़ जाता है। तो ये इसका पूरा मफ़हूम है एनडीएमए का। ठीक। डॉक्टर, आप क्या समझते हैं कि एनडीएमए या फिर किसी भी इदारे को एक जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ हो उस प्लेस पे, उस जगह पर जाकर अप्रोच करने में, लोगों को रेस्क्यू करने में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन कि अगर कोई फ्लड आ गया है तो फ्लड के अंदर एक रिस्पॉन्स या एक कमांडो एक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर फ़र्ज़ करें अर्थक्वेक आ गया है तो उसके अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से हम उसको सिचुएशन होगा, उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, उस हिसाब से उसके ऊपर एक्ट किया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो उसका बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो मैन मेड डिज़ास्टर्स में और नेचुरल डिज़ास्टर्स में फ़र्क है। अच्छा, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से वो आ रहे हैं और वो बेसिकली उसमें मैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा लीथल होते हैं, ज़्यादा एक्सटेंट के ऊपर वो डैमेज करते हैं,
इंसानों को, और उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियली मेड बाय मैन होते हैं, तो हम उनको विद इन फ्यू आवर्स हम उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। ठीक। डॉक्टर, अभी आपने बात की कि एनडीएमए इज़ अ वेल नोन जो है वो इदारा एक है, और आपने कहा कि एक वक्त था कि जो है वो इंटरनेशनली इसकी तारीफ़ की गई थी। तो क्या आप अभी भी समझते हैं कि क्या एनडीएमए के पास अब भी उस तरह नर्सेज या उस तरह उनकी फैकल्टी मौजूद है कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वो लोगों को रेस्क्यू कर सकें, उस तरह उनको एक जो है वो प्रोवाइड कर सकें अपनी खिदमात? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। एनडीएमए के पास सिर्फ लॉजिस्टिक चेन सप्लाई, फूड सप्लाई और मटेरियल सप्लाई मौजूद है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे वहाँ पर एनडीएमए में कोई प्रॉपर एक जो एनडीएमए के अंडर प्रॉपर डॉक्टर्स की रजिस्टर्ड टीम, जो कि पाकिस्तान का के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो कि एनडीएमए के चेयरमैन जो हैं वो एक टीम तश्कील दें जो कि डिज़ास्टर्स के अंदर जो है वो फ़ौरन से एक्ट कर सके, और जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि ये हिस्सा बने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जितने भी और बाकी तमाम उससे जुड़े हुए लोग। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी कहीं डिज़ास्टर होगा तो कंप्लीट टीम, हमें बाहर की इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक पाकिस्तान की अपनी प्रॉपर एक कमांडो टीम होगी जो कि डिज़ास्टर्स के अंदर जाकर फ़ौरन से रिएक्ट करे और लोगों को ट्रीट कर सके। ठीक। डॉक्टर, अगर बात कर ली जाए रिसेंट इंसिडेंट की, मरी में जो अभी हुआ कुछ दिन पहले, और उसमें जो है वो 23 लोगों की जान गई। नेचुरल डिज़ास्टर था बिल्कुल, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये इसमें लोगों का कसूर है जो वहाँ पे गए और उनकी अमवात वाक़ई हुई, या फिर ये हमारे पाकिस्तान की जो है वो हुकूमत का कसूर है कि उनको मना नहीं किया गया, उनको रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए? और अगर जिसका भी कसूर है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये उनको रेस्क्यू करना ये किसके ज़ुमरे में आता था? एक्चुअली जो हमने जैसे पहले कहा था कि एनडीएमए एक गवर्निंग बॉडी जो है वो तमाम चीज़ों को डील कर रही होती है जी। और मैं इस बात को बहुत क्लियरली तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एनडीएमए तकरीबन हर 2 से 3 हफ्ते में उनके जो मेट ऑफिस है जो कि हमारा क्लाइमेट के जो इंचार्ज हैं उनके साथ एनडीएमए के चेयरमैन की मीटिंग्स होती हैं। जितने भी क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं या जितने भी डिज़ास्टर्स की अप्रोच है वो सब लोग वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब आ जाएं हम अगर मरी के हवाले से, सबसे पहले तो हम सारे लोगों को ये बात बड़ी क्लियरली वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये एक जो स्नो स्टॉर्म आया ये किसी इंसान के बस की चीज़ नहीं थी। बिल्कुल। ये एक बिल्कुल प्रॉपरली नेचुरल डिज़ास्टर है, एक नेचुरल है, और जो ठीक है हम ये जानते हैं कि उन इलाकों में सर्दियों के अंदर बर्फ़बारी होती है जी। अब चूँकि वहाँ पर जितनी भी अथॉरिटीज़ थी, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब हमें ये पता था कि एक्सपेक्टेड स्नो स्टॉर्म्स आ सकते हैं और उससे लोग फंस सकते हैं, तो वहाँ पर उस रास्ते में मेडिकल कैंप्स लगने चाहिए थे। वहाँ बिल्कुल, उस रास्ते में मेडिकल कैंप्स लगने डॉक्टर्स होने चाहिए थे फूड के लिए, क्योंकि देखें क्या होता है कि अगर कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर कुछ हो रहा है तो उसको फौरन से कवर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और वहाँ पर जो लोगों की डेथ्स हुई वो डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से ज़रूर हुई, मगर कुछ लोगों की डेथ सर्दी लगने की वजह से भी हुई, फ्रॉस्ट बाइट से भी हुई, तो डेफिनेटली। और जब इतने सारे लोग वहाँ पर जाएंगे तो इटसेल्फ इसको भी डिज़ास्टर कहते हैं। तो जो प्लान मैनेजमेंट और जो रोड सेफ्टी मशीनरीज, उसके अलावा देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारे इदारे जो होते हैं उन सबका अपना अपना काम है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे इदारों का अपना अपना काम होता है, और ये जो मरी में रिसेंट इंसिडेंट हुआ ये बिल्कुल एनडीएमए को चाहिए था कि वहाँ पे जाकर इक़दाम करती, जितने लोग थे उनको रेस्क्यू किया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो सानहा पेश आया जिसमें 23 लोगों की जान गई। नाज़रीन, हम लोग आज बात कर रहे थे नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से। पाकिस्तान में जितने भी डिज़ास्टर होते हैं ज़्यादातर लोगों को जो है वो अर्थक्वेक या फिर
फिर फ्लड का सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे डॉक्टर फ़ाहद हामिद, जो कि एमरजेंसी मेडिसिन एंड डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं और 16 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, आपने टाइम दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।